तो दिस पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और ये हर छोटे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ना शुरू कर देते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उसी समय से ही भारतीय संविधान के निर्माण की मांग की जाने लगी थी। 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने यह मांग की कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। जो भारतीयों का संविधान होगा वो किसके द्वारा तैयार होगा? भारतीयों के द्वारा। ठीक है। 1928 में, उसके बाद ये डेट आप याद रखिएगा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी ये मांग की गई कि भारतीयों का संविधान कौन बनाएगा? भारतीय बनाएंगे। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भी इस मांग को रखा गया। नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये साइमन कमीशन जब आया था भारत, वास्तव में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि हर 10 वर्ष बाद एक कमीशन आएगा जो यहाँ के प्रशासन की समीक्षा करेगा। तो 10 वर्ष से पहले ही अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डर था कि व्यवस्था कुछ गड़बड़ हो रही है, तो 10 वर्ष से पहले ही उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन को भारत भेजना चाहा। और जैसे ही उसकी घोषणा की गई कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर उनका जगह जगह पर विरोध किया गया, गो बैक साइमन के नारे लगे। तो आप सब ये जानते हैं, आप लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उस समय भारत मंत्री थे बकरन हेड, उन्होंने कहा और सभी दलों को चैलेंज किया कि अगर कोई आप आम सहमति से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर या एक मांग पत्र जिस पर आप सभी लोग सहमत हो उसको प्रस्तुत कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि सभी दल आपस में सहमत है और भारत जैसा चाहता है वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, बाद में इस पर भी विरोध हुआ। तो आपको बस याद ये रखना है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान की मांग की गई थी। फिर उसके बाद में 1928 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है 1934, और इसमें आप याद रखिएगा एमएन रॉय। कौन थे? एमएन रॉय। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा एमएन रॉय का, क्योंकि 1934 में अर्थात 1934 में एमएन रॉय ने सबसे पहली बार संविधान ये बात कही कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। याद रखना, ये लोग कह रहे थे कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा होगा, ये यहां पर भी यही बात कही, लेकिन यहां पर पहली बार कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण किससे होगा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा होगा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। एमएन रॉय ने कहा। उसके बाद में 1938 में जेएल नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर, भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार, याद रखिएगा सारी चीजें, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ये मांग की जाती रही समय समय पर, और इसको कुछ हद तक जो है वो क्या किया गया, अंग्रेजों के मन में कहीं ना कहीं ये बात होने लगी कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा कराया जाना है? एक संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। फिर उसके बाद में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है, द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और उस समय यहां पर जो है अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय हमारा सहयोग करें। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें चाहते थे, वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का जो है समय वो है 1939 से 1945 तक, 1939 टू 1945, 1945 तक। तो ये जो अंग्रेज थे वो उन्होंने भारतीयों से सहयोग मांगा कि आप हमारा सहयोग करें और हम क्या करेंगे, आपको मौका देंगे कि आप अपने संविधान का निर्माण खुद कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपके भविष्य का निर्णय लेंगे हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इन्होंने आनन फानन में सहयोग लेने के लिए 1942 में उधर भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो गया था। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा रहा था कि हमें आजाद कीजिए। और 1942
1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन आया? ये सब याद रखिएगा डेटा। क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके जो है मुखिया थे, और वो भारत आते हैं। और उसके बाद में इन्होंने अपने जो विचार थे रखे यहाँ पर कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा ही होगा, लेकिन ये कब होगा? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा। तो अब इस पर भी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होगा, उस समय तो किसी को नहीं पता था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय पता तो नहीं। तब अब हुआ क्या कि किसी को अधर में सारी चीजें थी कि पता नहीं जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसको अंग्रेज जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या भारत किसी और राष्ट्र का गुलाम ना हो जाए इस विश्व युद्ध के बाद। तो ये सारी चीजें अधर में चली गई। तो महात्मा गांधी ने कहा कि स्टेफर्ड क्रिप्स ने जो ये रखा है, अर्थात क्रिप्स मिशन में जो विचार रखा है, इससे हम सहमत नहीं हैं। महात्मा गांधी ने उस समय भारत छोड़ो आंदोलन पूर्ण रूप से छेड़ दिया था, करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। तो पूरा माहौल बना हुआ था उस समय भारत में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक उत्तर दिनांकित चेक है, अर्थात क्या है ये? दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक। उन्होंने क्या कहा कि एक बाद का चेक है, उत्तर दिनांकित, मतलब बाद के दिनांक अंकित किया गया है कि भविष्य में जब कभी जीतेंगे तो देंगे, या कभी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तब देंगे। तो ये याद रखना पूछा भी जाता है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा कि यह एक उत्तर दिनांकित चेक है। और नेहरू ने उसमें जोड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जोड़ा कि जिसके बैंक का भरोसा नहीं है, जिसका बैंक लुटने वाला है। बात समझ पा रहे हैं कि जिसका बैंक लुटने वाला है, ये एक ऐसा उत्तर दिनांकित चेक है जिसका बैंक लुटने वाला है। लिख दें, यह एक क्या है? उत्तर दिनांकित चेक। क्या है? उत्तर दिनांकित। नोट कर लीजिए आप लोग। उत्तर दिनांकित चेक है जिसका बैंक उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और जिसका बैंक लुटने वाला है किसने ऐड किया उसमें? जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात आप याद रखिएगा। तो इस तरह से ये कहानी है। और फिर 1946 में, फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कौन आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसके 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्यीय होता है ये। कौन कौन? एक तो आपके यही हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और कौन है? पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। और कौन है? अलेक्जेंडर। कौन है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, और ये अलेक्जेंडर का पूरा नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्यीय था। और जो पैंथिक लॉरेंस थे ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। पैंथिक लॉरेंस क्या थे? इसके कौन थे? अध्यक्ष। स्टेफोर्ड क्रिप्स पहले भी एक क्रिप्स मिशन के तहत भी आए थे, और इसमें जो कैबिनेट मिशन था ये 3 सदस्यीय था, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ये बात याद रखिएगा। और इसी कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, और इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो इसने विचार रखे, इसी के तहत संविधान सभा का निर्माण शुरू किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण शुरू किया गया। तो आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। देखिए, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा? भारतीयों के द्वारा होगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी ये बात रखी गई। नेहरू रिपोर्ट के जो प्रस्तुतकर्ता थे कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। आप जवाहरलाल नेहरू ना समझ लीजिएगा। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद में 1934 में एम एन राय ने कहा कि भारतीय जो संविधान का निर्माण होगा किसके द्वारा होगा? संविधान सभा के द्वारा। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और संविधान सभा के द्वारा। 1942 में क्या है? क्रिप्स मिशन आया। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वो कब? 1900 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद किया जाएगा। और इसको कांग्रेस ने क्या किया? पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की एक पार्टी थी कांग्रेस, उसने क्या किया? इसको पूर्ण रूप से नकार दिया। कहा, उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि एक उत्तर दिनांकित चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने उसमें ऐड किया कि जिसका बैंक लुटने वाला है। दूसरी चीज क्या है कि इसको मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया था। मुस्लिम लीग उस समय मांग कर रहा था एक अलग देश की, तो उसको भी स्वीकार नहीं किया गया था यहाँ पर, तो इसको मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 3 सदस्यीय है, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। इनके द्वारा जो है कैबिनेट मिशन के तहत विचार रखा जाता है। और उसी के आधार पर अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो किस मिशन के आधार पर?
किस मिशन के आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है, ठीक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या क्या बातें कही गई इसको हम लोग देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत सबसे पहली बात तो ये कही गई कि इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होगी। यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है ताकि समय न बर्बाद हो। तो कितनी सदस्य संख्या होगी, कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 389 अर्थात 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्य कहाँ से होंगे? देशी रियासतों से। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 389। ठीक है। अब यहाँ पर जो 296 सीटें हैं ब्रिटिश भारत, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो है ब्रिटिश का पूर्ण रूप से अधिकार था, अर्थात ब्रिटिश की प्रभुता इस पर कायम थी। संप्रभुता, संप्रभुता क्या होता है? ब्रिटिश अर्थात ऐसा मतलब स्थान कि जहाँ पर आप अपनी बाह्य नीतियों के लिए और आंतरिक नीतियों के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो, तो उसे क्या कहा जाता है? संप्रभु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भारत एक कैसा है, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश क्यों है? क्योंकि यह अपने आंतरिक नीतियों के लिए और बाह्य नीतियों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अर्थात अगर इसका मन कर रहा है कि हम कोई भूटान के साथ द्विपक्षीय समझौता करें तो उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे अमेरिका चाहे चाइना। अगर इसका मन कर रहा है कि हम नेपाल के साथ दोस्ती रखें, नेपाल के साथ हम ये किसी भी तरह से द्विपक्षीय व्यापार करें, तो उसको ना तो चाइना रोक सकता है और ना ही अमेरिका, मतलब कोई भी आपके बाह्य और आंतरिक नीति। अगर भारत चाहता है कि हम किसी प्रकार का कानून बनाएं तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। वो जैसा चाहेगा अपने आंतरिक भूभाग के लिए वैसा कानून बनाएगा। तो ये बात समझ में आई। तो ब्रिटिश ये 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत मतलब क्या हुआ? जो 11 गवर्नरों के प्रांत थे और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। यहाँ पर ब्रिटिश भारत इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से ब्रिटेन का एकाधिकार था, अर्थात यहाँ पर इनकी प्रभुता कायम थी, संप्रभुता कायम थी। संप्रभुता का मतलब आप समझ ही गए, सॉवरेन। तो और 93 कौन थे? देशी रियासत। 93 कौन थे? देशी रियासत। देशी रियासत क्या था? ये भी अंग्रेजों के अधीन ही थे, लेकिन फिर भी ये कुछ बातों के लिए, आंतरिक बातों के लिए, ये कुछ बातों के लिए क्या थे? इनका अपना अधिकार था। ये अपना भी शासन जो है वहां पर करते थे। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं कह सकते कि अंग्रेजों का शासन था, लेकिन यहाँ पर ये भी अंग्रेजों की जो अधीनता थी वो स्वीकार करते थे। तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देशी रियासत। देशी रियासत मतलब यहाँ पर राजा महाराजा होते थे, रियासत प्रमुख होते थे। तो इसमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 सदस्य अर्थात 296 में से 292 सदस्य 11 गवर्नरों के प्रांत से और जो 4 सदस्य ये मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे उनसे 4 सदस्य जाने थे और 292 सदस्य कहाँ जैसे जाने थे? 11 गवर्नरों के प्रांत थे। तो ये समझ में आया, ये पूरा सीटों का बंटवारा हुआ। दूसरी बात क्या थी कि सीटों का आवंटन कैसे होना था, कि मतलब किस प्रांत को कम सीटें मिलेंगी, किस प्रांत को अधिक सीटें मिलेंगी। तो सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया कि जैसी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में जो बड़े प्रांत होंगे वहां पर ज्यादा सीटें और जो छोटे प्रांत होंगे वहां पर कम सीटें। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रत्येक 10 लाख की सीट पर 1 सीट का आवंटन किया गया था कि 10 लाख जहां पर सदस्य होंगे वहां पर 1 सीट होगी। दूसरी बात देखिए कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, इनमें जो सीटों का आवंटन किया गया था उसमें जो प्रमुख समुदाय थे, 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जितनी उनकी जनसंख्या थी उसी के अनुपात में क्या किया जाना था? सीटों का आवंटन किया जाना था। और ये 3 जो समुदाय थे कौन थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। अब यहाँ पर मुस्लिम सिख को छोड़कर जितने भी सदस्य थे उनको क्या कहा गया? सामान्य। ठीक है। अब बात यह है कि यह चुनाव कैसे संपन्न होगा, कैसे होगा? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ है या हुआ था, वो जो है वो डायरेक्ट जनता ने इन सदस्यों को नहीं चुना था, बल्कि जो प्रांतीय असेंबली थी, जो विधानसभा थी,
जो हर प्रांत में विधानसभा थी, उन्हीं विधानसभाओं के द्वारा, उन्हीं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव किया गया। तो इस तरह से देखें तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है कि विधानसभा के सदस्य, तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ हद तक था कि जो विधानसभा के सदस्य थे वही पार्टिसिपेट कर रहे थे संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, अर्थात आम जनता जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो अगर देखा जाए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ चुनाव। कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ संविधान सभा का, ठीक है। अर्थात भारतीय जनता ने इसमें डायरेक्ट वोट नहीं किया, इसमें जो इसी के आधार पर संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है कि इसमें जो है जनता की भागीदारी नहीं थी। कुछ लोगों ने क्या किया कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। तो यह चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा होना था। और दूसरी बात क्या है, अच्छा देसी रियासत वाली बात देखिएगा आप। देसी रियासत में रियासत प्रमुख को यह अधिकार दिया गया कि वो अपना एक सदस्य मनोनीत कर दें, अपने एक सदस्य किसी को असेंबली में भेज सकते थे। 93 जो देसी रियासतें थी उनमें से अपने एक एक कैंडिडेट को वो लोग कहाँ भेज सकते थे? संविधान सभा में भेज सकते थे। तो ये बात समझ में आई। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो संविधान सभा थी हमारी, वो आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत, अर्थात कुछ लोगों का उसमें जो है नॉमिनेट किया गया था, और कुछ लोग क्या थे? इलेक्टेड थे। बात समझ में आई कि नहीं? इलेक्टेड और सेलेक्टेड दोनों तरह से, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के लोग थे उसमें। तो ये बातें समझ में आई। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अब इन सीटों के लिए चुनाव होता है और ये 93 देसी रियासत अपने आप को क्या करते हैं? अलग रखते हैं। तो कितने सीटों के लिए चुनाव होता है? 296 सीटों के लिए चुनाव होता है, जिसमें से मुस्लिम लीग, सॉरी पहले कांग्रेस को लिखते हैं, कांग्रेस जो है इसमें, कांग्रेस को मिलती हैं 208 सीटें। कितनी सीटें? 208 सीटें। और मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीटें। और अन्य अर्थात जो निर्दलीय थे या अन्य पार्टीज थी उनको कितना मिला? 15 सीटें। कुल मिलाकर कितने थे? 296, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखें तो कांग्रेस का बहुमत होता है इस संविधान सभा में और मुस्लिम लीग का बहुमत नहीं होता है। अन्य कितना पा रहे हैं? 15 पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखने योग्य है कि जो संविधान सभा में जो सदस्य गए थे, इन्होंने वहाँ पर यह निर्णय लिया था कि बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं होगा। किस आधार पर होगा निर्णय? तब तक हम कोई बात करेंगे जब तक कि सर्वसहमति न बन जाए। बात समझे? तो जो ये नहीं था कि अल्पसंख्यकों को वहां पर नकार दिया गया, कि जिनकी संख्या कम है उनको नकार दिया गया, बहुमत ने अपनी मनमानी चलाई, ऐसा नहीं था। वहां पर जब तक सर्वसहमत न बन जाए तब तक विचार होते रहे। तो इस तरह से हमारे संविधान सभा का निर्वाचन होता है और इसमें सभी तरह के सदस्य थे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य थे। और इसके अलावा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिलाओं की भागीदारी थी। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि उस समय के 2 कद्दावर नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। ये दोनों संविधान सभा में भाग नहीं लेते, अर्थात संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और कौन थे? महात्मा गांधी। ये 2 नाम आप याद रखिएगा। तो इस तरह से ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि 389 सदस्य थे, 296 ब्रिटिश भारत, 93 देसी रियासत, 292 सदस्यों का चयन 11 प्रांतों से और 4 सदस्यों मुख्य आयुक्त, प्रत्येक 10 लाख पर एक, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण उनके प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में। 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम सिख को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सामान्य के अंतर्गत आएंगे। यह चुनाव प्रांतीय असेंबली, मतलब इस चुनाव में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, तो केवल कौन पार्टिसिपेट करता है? जो विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव कैसे होना था? नॉमिनेशन के द्वारा, मतलब वहाँ के जो रियासत प्रमुख थे या राजा महाराजा थे, उन्होंने वो क्या करते? अपने में से ही नॉमिनेट कर देते कि ये जो है चुनाव, मतलब आप जो है हमारी तरफ से वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन ये देसी रियासत जो है ये 93 अपने आप को क्या करते हैं? अलग रखते हैं उस समय। तो अब आइए पढ़ते हैं हम लोग कि संविधान सभा में अब चुनाव हो गया, सारी चीजें हो गई, तो अब संविधान सभा की बैठक होगी। जब पहली बैठक होती है संविधान सभा की, बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है तो हम लोगों की यहाँ ये प्रथा है कि जब किसी चीज़ के लिए हम लोग पहली बार बैठते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर शादी है, तो सबसे ज़्यादा सम्मान किसको दिया जाता है? जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है उसी को दूल्हे के पीछे बैठाया जाता है कि दादा आप आइए और दूल्हे के पीछे बैठिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल था। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और ये जो प्रथा थी वास्तव में फ्रांस से ली गई थी। फ्रांस में भी ऐसा किया गया था।
तो ये भी याद रखिएगा कि प्रथा कहाँ से ली गई, वरिष्ठ को ही अध्यक्ष बनाया जाए। तो पहली बैठक जो इनकी होती है, ये सब डेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और ये जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, इस जब संपूर्ण सदस्य वहां पर इकट्ठा होते हैं तो किसको क्या किया जाता है, जो सदस्य होते हैं इनमें से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, अर्थात कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्षता कौन करता है पहली बैठक का, अध्यक्षता कौन करता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये हैं। और ये क्यों इनको बनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है, डॉक्टर। और आपको एक बात और बता दें, मुस्लिम लीग ने भी जो है पहली बैठक का क्या किया, बायकॉट कर दिया कि हम संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको लगा कि हम अल्पमत में हैं, हमारी सदस्य संख्या उतनी नहीं रहेगी, हमारी वहाँ बात कोई मानी नहीं जाएगी। तो मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया। तो टोटल जो पहली संविधान बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें कितने सदस्य बैठते हैं, 211 सदस्य। कुल मिलाकर कितने सदस्य उस समय रहते हैं, 211 सदस्य, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुस्लिम लीग के द्वारा बायकॉट कर देता है पहले। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर, बात समझ में आ रही है कि नहीं, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। अब हमें एक तेज तर्रार नौजवान की ज़रूरत थी, जो देर रात तक जग पाए, जो देर तक बैठकों को सुन पाए, जो ज़्यादा देर तक काम कर सके। तो वो ऐसे अध्यक्ष की ज़रूरत थी। तो अब इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। कौन थे, H.C. मुखर्जी। और वास्तव में यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा आप लोग। एक थे कौन, V.T. कृष्णाचारी। कौन थे, V.T. कृष्णाचारी। ये थे, ठीक है, V.T. कृष्णाचारी। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष थे यहाँ पर। और जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम क्या था, संवैधानिक सलाहकार। ये सब याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे, V.N. राव। कौन थे, V.N. राव, ठीक है, V.N. राव। ये कौन थे, संवैधानिक सलाहकार। वेनेगल नरसिम्हा राव, B.N. राव थे, ये B है, B.N. राव। और ये कौन थे, वेनेगल नरसिंहा राव। इनका पूरा नाम क्या था, वेनेगल नरसिंहा राव। अच्छा, ये एक बात इनके बारे में और याद रखिएगा, पूछा जाए कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वो भी इन्होंने ही तैयार किया था। किसने, वेनेगल नरसिंहा राव ने, B.N. राव। संविधान का प्रथम प्रारूप। बाकी आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके द्वारा ही जो संविधान का प्रारूप था वो तैयार किया गया। लेकिन यहाँ पर प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, B.N. राव, अर्थात वेनेगल नरसिंहा राव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम, ये बातें समझ में आई। तो अब बात ये है कि 2 बैठकें हुई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद में अब संविधान सभा को काम करना था। 2 बैठक हुई, विचार हुआ, चाय पानी हुआ, फिर उसके बाद में अब काम करना था इन लोगों को। तो काम कैसे करेंगे, अर्थात भारत का संविधान कैसे होगा, क्या होगा, कोई एक दिशा तो चाहिए ही थी। तो उस दिशा को देने के लिए, अर्थात हमारा संविधान कैसे होगा, वहाँ पर सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, किस तरह से समानता होगी वहाँ पर,
संघ होगा, क्या होगा, इस पर एक विचार करने के लिए एक मोटा मोटी दर्शन के रूप में अर्थात संविधान का दर्शन प्रस्तुत किया जाता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत क्या कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आप प्रस्तावना में देखते हैं वह कहाँ पर थी? उद्देश्य प्रस्ताव में था। ठीक है, तो ये जो चाहे उद्देश्य प्रस्ताव कहिए या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहिए, बात क्या है? एक ही है। तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये पारित किया गया कब? 22 जनवरी 1947 को, अर्थात दिसंबर चल ही रहा था तो अगले 22 जनवरी को 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सब सर्वसहमत से क्या किया गया? पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान बनाने का दर्शन था कि किस तरह से हमारा संविधान होगा। एक हमें मोटा मोटी आइडिया चाहिए, तो जैसे हम कहते हैं कि हमें सड़क बनानी है तो हम बताएंगे ना कि ऐसी सड़क चाहिए, ऊपर काली हो कि या मिट्टी की हो, नीचे किस तरह से आधार होना चाहिए। तो वैसे ही बताया गया कि क्या क्या चीज़ें उसमें मुख्य रूप से सामाजिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए और संप्रभु देश होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बात की गई। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है, आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में जो जो बातें कही गई थी लगभग वो बातें यहाँ पर थी। तो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। अब क्लियर हो चुका था कि भारत का संविधान कैसा होगा। अब भारत का संविधान बनना शुरू होता है और ये संविधान विभिन्न समितियों के द्वारा, क्योंकि अब अकेले तो कोई काम कर नहीं सकता था, संविधान सभा को छोटी छोटी समितियों में बांट दिया गया और उसके बाद में जो है विभिन्न समितियों के द्वारा संविधान का निर्माण शुरू किया गया। जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार समिति बना दी गई, संघ संविधान समिति बना दी गई, नियम संचालन संविधान समिति बना दी, कई ऐसे समितियों में बांट दिया गया। आइए हम उन समितियों का पहले नाम नोट कर देते हैं बोर्ड पर, उसके बाद में फिर आप लिख लीजिएगा। तो आइए अब इन समितियों के बारे में देखते हैं। संविधान सभा की समितियां मतलब किस तरह से कार्य करेंगे, तो विभिन्न समितियों में बांटकर उसे सब लोगों को काम सौंप दिया गया कि आप इस पर काम करेंगे। जब समिति अपनी बात रखेगी तो उस पर जो सदस्य होंगे वो सर्वसहमति से उस बात को स्वीकार करेंगे, या अगर किसी को विरोध करना है या कोई बात ऐड करना है तो वो खड़े होकर ऐड करेगा। ठीक है, फिर उस पर चर्चा होगी। इस चर्चा परिचर्चा के बाद अंत में क्या होगा? एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और सर्वसहमति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये पहले भी हम कह चुके हैं कि संविधान सभा में भले ही कोई अल्पमत था, कोई बहुसंख्यक मान लीजिए कांग्रेस पार्टी थी, तो ये कहा गया कि यहाँ पर निर्णय सर्वसहमति के आधार पर ही होगा, बहुमत के आधार पर नहीं। ठीक है, और ऐसा एग्जाम्पल भी बहुत रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई बात कहते थे तो लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते थे और बहुत सारे सदस्य उसमें इस तरह से थे जो अपनी बात कहते थे तो उनकी बात को पूर्ण रूप से सबका बात सुनी जाती थी और उसके बाद में सभी सदस्यों के द्वारा उस पर चर्चा होती थी, फिर उस पर कोई निष्कर्ष निकल आता था जो सभी लोग क्या करते थे? स्वीकार करते थे। आइए, तो इसमें कुल मिलाकर 8 बड़ी समितियां थीं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। पहला है संघ शक्ति समिति। संघ का मतलब आप केंद्र समझिएगा। ठीक है, और केंद्र से संबंधित समिति तथा संघ समिति कौन थी? तो जहां पर संघ का नाम आ जाए वहां पर किसका आप बताएंगे? हमेशा JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चाहे संघ शक्ति समिति हो चाहे संघीय संविधान समिति हो, वो क्या कहलाएगा? JL नेहरू। ठीक है, तो संघ आप याद रखिएगा कौन? JL नेहरू। ठीक है, दूसरी चीज प्रांत से संबंधित जहां पर बात होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जितने भी यहाँ पर बाद में जो भारत के प्रांतों का एकीकरण करने का कार्य किया वो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन हम याद रखने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आप याद रखिएगा प्रांत से संबंधित जब बात होगी तो कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का दुनिया जानती है कि प्रारूप समिति का मतलब बाद में जो इसकी ड्राफ्टिंग की गई कि पहले कौन रहेगा, मौलिक अधिकार रहेगा कि नीति नियंत्रण तत्व रहेगा, जो ड्राफ्टिंग की गई, इसकी प्रारूप बनाया गया संविधान का, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 6 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? ये अध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे। इसमें कितने लोग थे कुल मिला? ये भी पूछा जाता है। अभी हम प्रारूप समिति पर अलग से इनके सदस्यों के नाम भी लिखेंगे बोर्ड पर, आप देख लीजिएगा एक बार।
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति कौन था? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सरदार पटेल जी थे। इस समिति की दो उप समितियां थी, कौन कौन? मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रक्रिया नियम या संचालन, नियम संचालन प्रक्रिया सदन में कौन मेंटेन रखता है? वहां के अध्यक्ष। तो कौन हो जाएगा? प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर इधर देखिए, छोटी समितियां बहुत सारी थी, इसमें से हमने कुछ को लिखा है जिसको आप याद। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति JB मावलंकर, कार्य संचालन समिति, ये संचालन समिति है और ये क्या है? कार्य संचालन समिति। याद रखिए क्या है? कार्य संचालन समिति। तो ये कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, दूसरा क्या है? राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से ये आप याद रखिएगा, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा। संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति संबंधी परामर्श समिति, इस समिति की दो समितियां जो हैं इसको याद रखिएगा। संचालन प्रक्रिया ये जरूर याद रखिएगा आप, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको। अब इन समितियों के द्वारा काम किया गया, उसके बाद में संविधान में चर्चा शुरू हुई और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला उसको प्रारूप समिति ने क्या किया? संविधान का खाका तैयार किया कि कहाँ पर कौन चीज़ें रखी जाएंगी, और प्रारूप समिति के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को क्या किया गया? तैयार किया गया। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। तो जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके द्वारा संविधान सभा में कुछ परिवर्तन होता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बीच में ही जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो आप जानते हैं कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जो पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950। तो इसी बीच में भारत आज़ाद हो जाता है। तो जब भारत आज़ाद होता है तो उससे जो संविधान सभा थी उसकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। अब वो परिवर्तन क्या था? वो परिवर्तन पहली चीज़ तो 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जिसको मनबाटन योजना भी कहा जाता है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को दो अलग देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भारत और पाकिस्तान को दो अलग देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भारत और पाक को दो अलग देश के रूप में स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में भी अंतर आना स्वाभाविक था, क्योंकि जो ऐसे क्षेत्र में थे यहाँ सदस्य जो कहाँ से आ रहे थे? पाकिस्तानी क्षेत्रों से, तो अब उनका वहाँ पर जाना था, और जो भारतीय क्षेत्र था जो पाकिस्तान में चला गया था उनको वहाँ पर शामिल होना था। तो इस तरह से देखा जाए तो अब सदस्य संख्या भी प्रभावित होती है, और सदस्य संख्या जो है अभी हम सदस्य संख्या पर बात करेंगे कि कितना क्या है। पहली चीज़ क्या है इसमें कि अब हमारी जो संविधान सभा है, अब हमारी संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन चुकी थी। पूर्ण संप्रभु निकाय क्यों? फुली सॉवरेन बॉडी जिसको हम बोलते हैं, पूर्ण संप्रभु निकाय। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं संप्रभुता, या हम अभी बात कर रहे हैं कि संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता या सॉवरेन कंट्री का मतलब यही होता है कि हम अपनी आंतरिक नीतियों के लिए और बाह्य नीतियों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। किसी प्रकार से हमें जो है कोई बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। तो यही होता है सॉवरेन कंट्री। तो ये पूर्ण सॉवरेन कंट्री कैसे हो गई? क्योंकि अब यहाँ पर अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं रह गया, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। तो संविधान सभा भी संप्रभु हो गई। अभी तक अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन अब संविधान सभा क्या हो गई? पूर्ण संप्रभु निकाय। ये याद रखना कि इससे ये परिवर्तन आ रहा है। दूसरी चीज क्या होती है कि संविधान सभा जो थी अब ये दो तरह से काम करने लगी। संविधान सभा दो रूपों में काम करने लगी, अर्थात ये देश की पहली संसद भी बन गई। देश की पहली संसद। अब 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो संविधान है वो लागू होता है और 51-52 में पहला आम चुनाव होता है। तब तक के लिए संसद के रूप में भी कार्य कर रही, देश की पहली संसद के रूप में काम कर रही थी। और दूसरा क्या था? संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी, अर्थात संविधान के निर्माण के लिए जो सभा बनाई गई थी उसके रूप में भी काम कर ही रही थी। इसी को किस देश की पहली संसद के रूप में। अब जब ये देश की पहली संसद या संसद के रूप में या पार्लियामेंट के रूप में जब ये काम करती थी,
या इसे लोकसभा के रूप में जब काम करती थी तो इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर। कौन करते थे, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है, अब पूछा भी जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन था, जीवी मावलंकर। तो ये जो पहली संसद कौन थे, जीवी मावलंकर, इसकी अध्यक्षता करते थे। और ये क्या करता था, देश के लिए कानून बनाता। कोई तत्काल कानून की जरूरत होती थी तो उसको कौन बनाएगा, ये संविधान सभा ही बनाता था, लेकिन तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर। और जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे, अर्थात कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो अब जो 389 सदस्य थे कहा गया था, उसमें से कितने, 299 सदस्य जो है अब बचे, 299 सदस्य। और 299 में ये 200 जो कितने थे, 200, ये इसमें से 296 कौन थे, ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 कौन थे, देसी रियासतों से। ये सब पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। तो 296 जो ब्रिटिश प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी रह गई, 229, और जो देसी रियासतें थी वो कितनी रह गई, 70। अर्थात ये टोटल कितने हो गए, 299। बात समझे, मतलब पहले क्या था कि कुल सदस्य संख्या थी 389, और इसमें से ब्रिटिश प्रांत के कौन कितने थे, 296। ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 296, और 93 कौन थे, देसी रियासतें। 93 कौन थे, देसी रियासतें। तो अब यहां पर जब ये कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई, कुल सदस्य संख्या हो गई 299, और जो ब्रिटिश प्रांत थे इस कितना हुआ, ये ब्रिटिश प्रांत थे, ये कितना हुआ, 229, और देसी रियासत कितनी बची, देसी रियासतें कितनी बची, 70। बात समझे कि नहीं, अर्थात कुल कितने हो गए, 299। तो इस तरह से ये जो आया स्वतंत्रता अधिनियम, इसके द्वारा ये परिवर्तन हुआ, संप्रभु निकाय बन गया, संविधान सभा 2 रूपों में काम करने लगी। ये देश की पहली संसद भी बनी और संविधान सभा के रूप में भी इसने कार्य किया, अर्थात विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी और संविधान सभा के रूप में। तो ये बातें, फिर उसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आइए हम लोग बस फटाफट थोड़ी चीज़ें और बची हैं इसमें ऐड कर लेते हैं, उसके बाद समाप्ति की ओर। अब हुआ क्या कि कुल मिलाकर संविधान सभा के कितने वाचन होते हैं, 3। संविधान सभा के कितने वाचन, पूछा जाए कि संविधान सभा के कितने वाचन हैं, तो 3 वाचन होते हैं। इसके अलावा जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, कब तैयार बना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, और कहा गया कि 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा हम इस संविधान सभा को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अंगीकृत का मतलब क्या होता है कि हम इसे एकदम अंग से लगाते हैं। अधिनियमित का मतलब क्या होता है कि इसके पीछे कानूनी शक्ति होगी। अधिनियम कब बनता है, कोई विधेयक जब अधिनियम बनता है तो उसके पीछे क्या होती है, कानूनी शक्ति हो जाती है, बिल कोई एक्ट बन जाता है। और आत्मार्पित मतलब आत्मा को, हम जो भारतीय संस्कृति है इसमें सबसे पवित्र माना जाता है, तो आत्मार्पित करते हैं, अपने आत्मा को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं इस संविधान सभा, इस संविधान को कब, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं होता है, पूर्ण रूप से लागू होता है ये 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों होता है, ये गैप क्यों लिया जाता है, चाहते तो उसी समय लागू कर देते, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, और ये निर्णय लिया गया था कि आने वाले 26 जनवरी अर्थात 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को, कोई गलती है क्या, हाँ 1929 है ये, सॉरी 1929 है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर ये जो है 26 जनवरी 1930 को 1929 में ये कहा जाता है, जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि आने वाले जो नेक्स्ट 26 जनवरी है उसमें हम लोग क्या मनाएंगे, भारत को
पूर्ण स्वराज के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, सीधी सी बात। तो 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाते हैं? पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और तब से लेकर 1930 से लेकर जब तक भारत की नई डेट नहीं आ गई थी स्वतंत्रता की, 15 अगस्त 1947 तक, तब तक हम ये क्या मनाते रहे? 26 जनवरी को किस रूप में मनाते रहे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अब हमारे पास क्या हो गया? दो स्वतंत्रता दिवस हो गए। तो समस्या है ना? तो इसकी ऐतिहासिकता को बचाए रखने के लिए 26 जनवरी हमारे लिए ऐतिहासिक दिन था, तो इसकी ऐतिहासिकता को बचाए रखने के लिए हम लोगों ने कहा कि जो हमारा संविधान लागू होगा, कब लागू किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 को, ताकि उसकी जो ऐतिहासिकता है 26 जनवरी की, इतने दिनों से जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, उसको हम लोग बचा सकें। तो 26 जनवरी को कहा गया कि क्या मनाएंगे हम लोग? गणतंत्र दिवस। क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस। अच्छा, रिपब्लिक क्या होता है? गणतंत्र दिवस है रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द कंट्री होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। गणतंत्र का मतलब ये होता है। तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हेड ऑफ कंट्री हैं, तो या हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं या हेड ऑफ द कंट्री बोलते हैं। तो जो प्रमुख होगा देश का, वो किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। जैसे अभी हमने बात किया था ना कि संविधान सभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर, संविधान सभा नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, इनका चुनाव करते हैं। वो अलग विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारा संविधान क्या हुआ? 26 जनवरी। इसमें कुछ जो एक्ट थे वो लागू कर दिए गए थे और कुछ को 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से संविधान को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आइए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं कि फैक्ट मतलब मिस हों, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मोटा मोटी हमने क्या किया है? कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है आपका, और कोई फैक्ट का कोई सीमा नहीं होती कि कितने ही फैक्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी बुक को भी पढ़िएगा, और इसके अलावा जो इससे बचे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के होते हैं। अब आपको संविधान सभा समझ में आ गई होगी, संविधान कैसे बना ये समझ में आ गया, अब कितने सदस्य उपस्थित थे, कितने सदस्य क्या था, ये सारी चीज़ें आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी। सबसे बड़ी बात, तो आप जितना फैक्ट चाहते हो उतना, कोई भी बुक पढ़ोगे आप, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किसी एग्जाम के लिए जो हो, वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। संविधान सभा किस तरह से काम कर रही है विधायिका के रूप में, किस तरह से, ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जिसको हमने क्लियर किया है। और जब इसके क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर हम कोशिश करेंगे कि हम स्मार्ट बोर्ड पर कराएं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसी संविधान सभा से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम लोग करेंगे, और उसमें आपके तमाम फैक्ट, तमाम जो है जितने भी चीजें बच गई होंगी फैक्ट, वो क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस पूरे वीडियो को आप एक एक लाइन देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।